हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री नारायण लॉ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कह सकते हैं कि पूरे देश की मालिक के रूप में देखे जाते हैं। तो उनके बारे में आज हमको पढ़ना है। और हमारे संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद कह सकते हैं 52 से लेकर के 62 जो क्रम से कह सकते हैं, क्रम से बस उन्हीं के बारे में बात करता है, इसलिए हम 52 से लेकर 62 तक को ही यहाँ मेंशन किए हैं। आगे और भी आर्टिकल्स इनके बारे में बताता है, लेकिन अभी हम 52 से लेकर 62 तक के ही बात आर्टिकल्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ समझने में आसानी होगी, क्रम से है तो इसीलिए हमने 52 से 62 तक ही रखा है। तो आर्टिकल 52 जो है, अनुच्छेद 52 जो है, ये कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होंगे। तो 52 ये बताता है। 52 के बाद हमारे आने वाली आर्टिकल्स जो है 53। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति अगर एक प्रथम नागरिक है, राष्ट्राध्यक्ष है, मालिक के रूप में कह सकते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनकी शक्तियों के बारे में भी तो बात की जाएगी। तो 52 के बाद 53 जो है वो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जिसके अंदर कहती है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है अपने मंत्री परिषद के सहयोग से इस कार्यों को पूर्ण करता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के में निहित होती है, और राष्ट्रपति के सलाह से ही प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद इस कार्य को पूरे करते हैं। तो यहाँ समझे 52 में एक राष्ट्रपति हैं और उनकी कार्यपालिका शक्ति जो है वो उनमें निहित है, और उनके सलाह से प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो 53 देख चुके कि कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अब 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में बात। तो निर्वाचन में ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं, जैसे कि एक लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्हें आप सांसद कहते हैं वो, और राज्यों के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य जिन्हें आप विधायक कहते हैं वो, तथा और भी अलग से इसमें संविधान में बताया गया है। तथा राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी जो है उसके भी विधायक मिल करके ये मत देते, अर्थात राष्ट्रपति के इलेक्शन या निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये समझे 54 जो है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया है। तो यहाँ सांसद, विधायक और ये दो क्या कहते हैं, राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी जो है उसके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो विशेष फार्मूले पर आधारित होती है, जैसे कि इस फार्मूले के अनुसार ये होता है कि किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत माने जाते हैं जितने कि 1000 के मल्टीप्लाइज उन भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या से भाग देने से आए। मतलब कि ये एक विधायक का एक मत नहीं माना जाता है, उस राज्य की पूरी जनसंख्या बट्टा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अर्थात विधायकों की संख्या भागा 1000 से जो शेष बचता है वो उसके मत माने जाते हैं। और दूसरी विधि मतलब कि सांसदों का मत निकालना हो तो लोकसभा राज्यसभा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा की विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या, मतलब कि राज्यसभा में की विधानसभा में जितने मत दिए गए उसके बट्टा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या को भाग देने से जो आए वो शेष बचे वो उनका मत होता है। इस प्रकार से विशेष फार्मूला होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का। जैसे बोलने से नहीं समझ में आया, वहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है कि राज्य की जनसंख्या, मतलब किसी राज्य की जनसंख्या को ऊपर रखियो और बट्टा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के, मतलब कुल विधायकों की संख्या भागा 1000 करेंगे तो वो उनका मत होगा, एक विधायक का मत।
और एक सांसद का मत निकालने के लिए राज्य की विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या को रखेंगे। किसी भी राज्य के पूरे विधानसभा के जितने मत निकले हैं उनकी कुल संख्या और संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब कि कुल सांसदों की संख्या को शेष जो बचता है निकालने के बाद वो उनके सांसद के मत कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाचन की रीति है। इसमें ये भी बताया गया है कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। मतलब कि ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी वोट करती है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का चुनाव कह सकते हैं कि जब तक उनके कैंडिडेट्स के 50% से ऊपर मत नहीं निकल के आते तब तक उनकी वरीयता नहीं मानी जाती है। प्रथम चरण द्वितीय चरण करके वोटिंग होती रहती है। जिस चरण में वरीयता में 50% से ऊपर मत पाने वाले को ही क्या कहते हैं विजेता घोषित किया जाता है। वरीयता क्रम में इसके इलेक्शन होते हैं। जैसे कि अभी तक तो हमको लग रहा है बीबी गिरी को सुना गया था, वो द्वितीय चरण में विजेता बने थे राष्ट्रपति पद के लिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में भी अच्छे से समझने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब हम देखते हैं 56 को। 55 में निर्वाचन की रीति देखें। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने दिन की होती है। जब वो उनकी चुनाव हो गया तब उनकी पदावधि की बात तो करना ही है। तो राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है अपने पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करते रहेंगे। तब तक धारण करेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी आने वाले नेक्स्ट जो राष्ट्रपति होंगे उस पद को ग्रहण न कर लेते हैं। लेकिन अगर बीच में उनको किसी कारणवश से त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे के हस्ताक्षर सहित अपने पद से त्याग कर सकते हैं। अब 57 को देखते हैं। 57 जो कहता है 57 जो कहता है पुनः निर्वाचन की पात्रता बताता है। पुनः निर्वाचन की पात्रता से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति के रूप में पद धारण किए हुए भी फिर से अगर दोबारा इलेक्शन के लिए वो उठना चाहते हैं तो उन पात्र होते हैं राष्ट्रपति। मतलब कि फिर दोबारा वो बनना चाहे राष्ट्रपति तो उसके लिए पात्र हैं, मान्य है उनके लिए। 58 जो है वो कहता है उनकी अर्हताएं योग्यता की बात करता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र तभी होगा जब वो भारत का एक नागरिक हो, सबसे पहला नियम ये होता है। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा होता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। कोई लाभ के पद पर न हो, जैसे कि कोई सरकारी लाभ जो है उसको न प्राप्त हो तो वो राष्ट्रपति के लिए अर्हित होगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि 59 है 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। राष्ट्रपति किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए अगर वो आते हैं तो किसी भी सदन के या किसी भी विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। अगर वो रहते भी हैं तो राष्ट्रपति का जब पद ग्रहण करते हैं तो वो उनकी क्या कहते हैं वो उनकी जगह ख़त्म हो जाएगी, वो अर्हताएँ ख़त्म कर दी जाएंगी। और ये भी बात है अगर वो राष्ट्रपति पद पे हैं तो और कोई भी पद उनको नहीं दिया जा सकता, केवल राष्ट्रपति बनकर ही देश में रहेंगे। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों को उपयोग कर सकते हैं, उसके हकदार हैं। अगर कोई उपलब्धियां और भत्तों का जिसका उनको बताया गया है कि उनकी उपलब्धियां और भत्ते क्या उसके पूरे वो हकदार होते हैं, उनके पद रहने पर उसमें कोई चेंजिंग या बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब पद लेने के बाद से उनको शपथ लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो 60 कहता है। 60 जो है शपथ के बारे में बताता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कह सकते हैं। राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष इस प्रकार से शपथ लेख जो लिखे हम बता रहे हैं उनके बारे में बोलना होता है, उन्हें शपथ लेना पड़ता है। जैसे कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यपालन अर्थात राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इस प्रकार से उनके शपथ होते हैं जो उन्हें लेने होते हैं। उनके शपथ के बाद से हो सकता है हर इंसान के ऊपर कुछ न कुछ ऐसे महाभियोग कह सकते हैं या कोई दोष लगाया जा सकता है।
अर्थात कोई आरोप तो लगता ही लगता है। तो राष्ट्रपति के लिए कोई आरोप लगाने के लिए एक महाभियोग और कोई राष्ट्रपति को नहीं लगाया जा सकता, केवल महाभियोग के दौरान ही उन्हें आरोप में लगाया जा सकता है। जैसे कि इस आरोप के लिए क्या करना होगा कि 61 कहता है कि संसद का कोई भी सदन जो हो आरोप लगाए तब तक जब तक सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही आरोप की सूचना मतलब उनको दे देनी पड़ती है, तब आरोप, ताकि राष्ट्रपति को अपने लगे आरोपों की जानकारी रहे कि उन्हें कौन सा आरोप लगाया गया है, उसके बारे में वो कार्रवाई करना चाहे तो कर सकते हैं या अपना पद त्याग कर सकते हैं। और एक और बात ये 62 जो कहता है, 62 में कहा गया कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति, मतलब कि राष्ट्रपति पद को बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के रिक्त होने से पहले ही निर्वाचन यानी इलेक्शन की पदावधि को समाप्त पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब कि राष्ट्रपति की पदावधि जब 5 वर्ष पूरा होने वाली होगी उसके पहले ही राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन करा लिए जाएंगे, ताकि उनके पद को खाली नहीं किया सकता है। राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद ही तुरंत दूसरी राष्ट्रपति को पद ग्रहण करना ही होता है, उनके पद को खाली नहीं किया जा सकता। आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है जो हम मेंशन कर देते हैं। 65 के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे कि राष्ट्रपति पद में आकस्मिक अचानक किसी या उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से वो अनुपस्थित हो जाते हैं, आने में राष्ट्रपति पद में अनुपस्थित होते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होती है उपराष्ट्रपति को मिल जाती है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उनके लिए कृत्यों का निर्वहन करना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। तो ये हमारा 65 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उस पूरे कार्य को उनको संभालेंगे। इस प्रकार से एक मैंने और मेंशन कर दिया 71 जो है 71 अनुच्छेद जो कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हों उनके निर्वाचन से उत्पन्न किसी भी शंकाओं या कोई विवाद होता है उनके निर्वाचन से संबंधित, तो उसका जो निपटारा होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसका उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय उनके बारे में हो। उसके बाद मैंने लिखा है 72, एक लास्ट आर्टिकल्स यही है, इसको समझ। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी मुजरिम को जिसको सज़ा अन्य न्यायालयों द्वारा दे दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक ही अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें मृत्युदंड की सज़ा या कारावास की सज़ा दी जाती है, तो उसको सज़ा को कम करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। चाहे तो वो अगर मृत्युदंड को अगर कारावास में बदलना चाहे तो बदल सकता है, कारावास को, और चाहे तो सज़ा को कम करके कम अवधि के लिए करना चाहे तो वो कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास 72 यानी 72 आर्टिकल्स में मौजूद है। ये रहा हमारे राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स। लेकिन अभी बहुत से आर्टिकल्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक अलग वीडियो जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या उनके बारे में एक अलग से वीडियो